हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी बच्चों का अभ्युदय अकेडमी क्लासेस में। 12th की बैचेस अभी स्टार्ट हो रही हैं। सारे बच्चे पहले तो ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी। फिर हम लोग बायो की क्लास लेकर के आए हैं। ये लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा था जिसमें हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, है ना, डिसीज, मतलब कि सेक्सुअली डिसीजेस क्या होती है ना। अब यहाँ पे चलो समझते हैं। पहले तो इसके पहले की चीज़ें हमने पढ़ ली थी ना। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। ये तो एक पहली बात तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, चैप्टर 3 है, ठीक है। किसी किसी की बुक में चैप्टर 4 होगा क्योंकि पहला चैप्टर कटा हुआ था, तो कंफ्यूज मत होना। देन कल हमने क्या पढ़ा था, गर्भ निरोधक के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ ली थी। 6 बताए थे मैंने, है ना, और एक एक को डीपली समझाया था, ठीक है। प्राकृतिक विधियाँ भी बताई थी। उसके बाद रोध यानी बैरियर सी भी बता दिए थे। फिर युक्तियाँ भी बता दी थी। यंत्र जिसे कहते हैं, गोलियाँ, पिल्स क्या होती हैं, पिल्स को भी बताया था। उसमें मैंने 2 इम्पॉर्टेंट पिल्स भी बताई थी। फिर यहाँ पे शैल क्रिया ये भी बताया था। 2 होते हैं, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। दोनों में क्यों अलग होता है, क्योंकि दोनों के ऑर्गेन्स अलग हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। उसके बाद मैंने फिर इम्प्लांटेशन बताया था। इम्प्लांट मतलब एक अंतरोपण, है ना, एक ऐसा कुछ स्टिक, मैच स्टिक की तरह ऐसे लंबा, मैच स्टिक नहीं होती, अलग चीज़ से बनी होती है, लेकिन मैच स्टिक जितनी बड़ी होती है उसको क्या कर रहे थे, उसको बॉडी में या फिर स्त्री के जनन अंग में डाल रहे थे, याद है। उसके बाद मैंने ये एमटीपी भी बता दिया था, है ना, संगर्भता का चिकित्सीय समापन हो गया था। अब आज हमको ये पढ़ना है, ठीक। स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वे संक्रमण, पहले तो यौन समझो। यौन यानी, है ना, वही कलर, सेम कलर हो गया। यौन यानी सेक्सुअल, है ना, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिसीज होती है, मतलब कि जो सेक्सुअल मतलब कि संभोग के दौरान जो मतलब अगर स्वस्थ शरीर है ना, और कोई संक्रमित शरीर है, अगर वो इंटीमेट होंगे तो क्या होगा, उसकी जो संक्रामक चीज़ें हैं, उसकी जो डिसीज़ है वो वापस से किस में ट्रांसमिट हो जाएगी, सेकेंड वन में हो जाएगी, जो कि स्वस्थ होगा, है ना। तो मतलब इससे आपको ये समझ आ गया होगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसने, है ना, अगर वो बीमार व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाएगा, है ना, मतलब कि यौन क्रिया करेगा, तो क्या होगा, वो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी बीमारी हो सकती है। समझ आया, इतना ही है बस, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस इतनी चीज़ समझ जाओ कि कोई संक्रमित व्यक्ति अगर होगा और किसी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके साथ अगर यौन संबंध बनाएगा तो फिर क्या होगा, दूसरे वाले में भी बीमारियां आ जाएंगी, है ना। 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर भाई बहुत सारे, अब देखो वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज भी कुछ मैं बताऊंगी, पहले एक बार इसको पढ़ते हैं, है ना। वे संक्रमण रोग जो संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वही चीज मैंने बताई ना, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं ना, यौन क्रिया के दौरान फैलते हैं, लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। इन रोगों के प्रारंभ में स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होता, मतलब कि पहले तो वो लोग इंटीमेट हो गए, उस समय उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि डिसीज हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ना, जैसे जैसे अब टाइम लाइन बढ़ती जाएगी, हम 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो फिर धीरे धीरे डिसीज जो बीमारी है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी, फिर बीमारी आपको समझ आएगी। समझ आया। अब क्या है, किंतु रोग बढ़ जाने पर यह घातक होता है, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि रोग, अब कोई भी बीमारी हो, है ना, अगर आपको कहीं चोट भी लगा हो और उसमें मरहम पट्टी ना करो, कुछ हल्दी या फिर कुछ मत करो, तो अगर वो घाव पे डेली अगर छोड़ोगे उसको और गंदा होता रहेगा तो घाव बढ़ जाता है ना। तो भाई ये तो अलग ही चीज़ है, अगर इसमें घाव जो होगा ये तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा, है ना। सोचो
आपके पर्सनल पार्ट में कोई बीमारी हो रही है तो वो तो घातक होगा ही ना। चलो, इन्हें रति जरोग या जनन मार्ग रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें रति जरोग या फिर जनन मार्ग रोग कहते हैं। समझ आ गया? इतनी बातें क्लियर। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ ऐसे रोगों के नाम है ना, कुछ ऐसे बीमारियां हैं। क्या है? बीमारी। कुछ ऐसी बीमारी है जो कि किसके द्वारा होती है वो पता चलेगा, और ये बीमारियों के साइंटिफिक नेम्स क्या क्या है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है। चलो, सबसे पहला भाई, ये तो आप सभी ने सुना होगा, एड्स। एड्स सुना है? सबने सुना होगा। एड्स क्या होते हैं? एड्स एक प्रकार का लैंगिक बीमारी है। क्या होता है? जो कि लैंगिक संपर्क द्वारा फैलता है ना। अब क्या है? इसमें विषाणु जनित रोग है। ये क्या है? विषाणु। अब इसमें पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे पूछ लेगा, विषाणु जनित रोगों में से रोगों के 2 नाम बताओ, है ना। तो आपको इनमें से छाट के जो विषाणु जनित है वो उनको नाम लिखने हैं। नहीं तो जीवाणु जनित के पूछ लेगा कि जीवाणु जनित रोगों के 3 नाम बताओ या फिर 2 नाम बताओ, है ना, पूछ सकता है। और या फिर ये रोग दे देगा, पूछ लेगा बताइए ये किसके उससे फैलता है ना। विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको समझ जाओगे। एड्स समझ आ गया। एड्स को HIV भी कहते हैं, जिसको HIV कहते हैं, है ना। HIV हो गया। अब एक चीज और मैं बताऊंगी, HIV जो है, चलो अभी आगे बढ़ते फिर बताते हैं। जैसे कि गोनोरिया, एक ये भी बीमारी होती है। कैसी बीमारी? लैंगिक बीमारी। हम लोग लैंगिक बीमारी ही पढ़े हैं, तो बार बार मैं वो चीज़ बोलूँगी नहीं, ठीक। जिसको सुजाक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुजाक। अगर सुजाक कहीं पे आ गया तो मैं सोचा कि मैम सुजाक बताई ही नहीं थी, मैंने बताया है क्या? गोनोरिया को ही सुजाक कहते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। ये कैसे होता है? जीवाणु जनित रोग होता है और इसको नाइसेरिया गोनोरिया कहते हैं। एक चीज और पॉइंट याद रखना, एक चीज और पॉइंट। क्या पॉइंट? कि जितने भी बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, यानी जीवाणु जनित रोग, जितने भी बैक्टीरियल डिसीज रोग होते हैं ना, तो उनके नाम के नीचे हमेशा क्या करना है? अंडरलाइन। क्या करना है? नाम के नीचे अंडरलाइन। क्योंकि क्या है, ये साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम के नीचे अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब इसे बता देती हूँ, जो बच्चा ध्यान से सुन रहा होगा ना, वो ये चीज गलती नहीं करके आएगा, ठीक है। ये क्या है? ये चीज समझे जरा। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिसीज, ठीक। ये क्या है? आपकी बैक्टीरियल डिसीज, और ये वाली जो है वायरल डिसीज, ठीक। ऊपर वाली विषाणु जनित रोग मतलब वायरल डिसीज, और जीवाणु जनित रोग मतलब बैक्टीरियल डिसीज। याद रखना, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब क्या है? सिफिलिस, एक बीमारी होती है सिफिलिस। ये भी कैसी है? बैक्टीरियल डिसीज है, यानी जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपिनीमा, है ना। क्या बोलते हैं? ट्रोपिनीमा पैलेडियम। ये भी क्या है? जीवाणु जनित। तो क्या करेंगे? इसके नीचे अंडरलाइन। ये भी क्या है? साइंटिफिक नेम है, तो इसके नीचे अंडरलाइन। याद रहेगा ना, अंडरलाइन करना नहीं भूलना। और एक और चीज, अंडरलाइन करना फूल पत्ती नीचे ना बना देना, है ना। अंडरलाइन एकदम नॉर्मल अंडरलाइन करना, नो फूल पत्ती, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलो, अब क्या है? क्लेमेडिया। क्लेमेडिया भी एक बीमारी होती है, जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिसीज है। क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिस। पहले तो इसी के नाम से इसका ये तो जान जाओगे, है ना। अगर लिखने को आ गया साइंटिफिक नेम तो किसी किसी का तो सेम है। इसको 5 बार 10 बार कॉपी में लिखोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं मैम, आ गया। चलो, अंडरलाइन करना नहीं भूलना। मैं भले ही बोल नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन आपको अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, ये साइंटिफिक नेम है इनके। अब देखो, हेर्पिस। हेर्पिस क्या है?
ये भी एक तरह का रोग है ना। ये वायरस देखो ध्यान से, वायरस जनित रोग है। वायरस जनित यानी वायरस जो कि वायरस से जन्म लेता है ना। मतलब कि कौन सा डिसीज है, वायरल डिसीज। अगर ये दो टर्म हैं, दोनों टर्म अगर आ गया तो याद रहोगे ना कि कौन सा टर्म क्या है, इसको भी वायरल डिसीज ही कहेंगे, इसको भी वायरल डिसीज ही कहेंगे, ठीक है, इसको भी वायरल डिसीज ही कहेंगे। और ये वायरस जनित भी आपको पेपर में आ जाएगा, या तो वायरस जनित करके लिख के आ जाएगा या तो विषाणु जनित, तो भूलोगे तो नहीं ना इसमें, इतनी बात क्लियर। अब क्या है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, इसको बोलते हैं हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। याद रहेगा, वायरस में अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है। पांचों याद हो गए, पांचों याद हुए, याद हो गया ना। चलो याद करना, ये 5 है आपकी बुक में ना, सिर्फ यही 5 दिए हुए हैं, तो ये 5 जो दिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एड्स, अब देखो इसमें मैंने बताया अभी एक एक नंबर में, 2-2 नंबर में पूछ लेगा। अब अगर मैंने आपसे पूछा बेटा 2 वायरल डिसीज के नाम बताओ, बताओ बताओ बताओ। पहला तो एड्स है ना, और दूसरा अभी हमने लास्ट में पढ़ा हिपिस, हर्पिस हर्पिस हर्पिस, हाँ हर्पिस है ना। ऐसे से याद करोगे टेढ़ा मेढ़ा सा ना याद हो जाएगा, मैं भी ऐसे याद करती हूँ। चलो एड्स हर्पिस, एड्स हर्पिस। चलो अब बैक्टीरियल डिसीज क्या है, जीवाणु जनित, बताओ बताओ बताओ। गोनोरिया, गोनोरिया क्या बोलोगे, गोनोरिया यानी सुजाक, गोनोरिया यानी सुजाक। सिफिलिस और क्लेमेडिया, सिफिलिस क्लेमेडिया, गोनेरिया सिफिलिस क्लेमेडिया, सॉरी क्लेमेडिया है ना। फिर से पढ़ो, गोनोरिया गोनोरिया गोनोरिया, सिफिलिस सिफिलिस सिफिलिस, और ये क्या है, क्लेमेडिया क्लेमेडिया क्लेमेडिया, तीनों याद हो जाएंगे है ना, यहीं पे मैम याद भी करवा दी। चलो अब चलो, अब देखो मैंने ये बताया ना कि इससे रोग होते हैं। अब यही रोग से मैं बता दूं कि भाई ये जो रोग होते हैं ना, आपको ये बीमारी भी देंगे, प्लस आपकी जो लैंगिक जनन अंग होंगे ना, उसमें भी बीमारियां दे सकते हैं। उसमें भी कुछ कुछ प्रकार के, जैसे कि छाले पड़ जाना, रैशेज हो जाना, या फिर सड़ जाना मतलब उस जगह का है ना, सड़ जाना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंगिक जनन में जनन अंग जो है, देखो दोनों जनन अंग में क्या हो रहा है, लैंगिक जनन अंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे छाले कुछ ऐसे फुलसे जैसे हो रहे हैं, छाले जानते हैं, छाले जैसे तेल वेल जैसे गिर जाए तो छाले उड़ जाते हैं, उस टाइप के छाले हो रखे हैं। अब क्या है, अब इसकी वजह से मुंह में छाले पड़ना, हाथ में भी छाले पड़ रहे, पैर में भी है ना, मतलब सोचो छाले हो सकते हैं, रैशेस हो सकता है, उस जगह की स्किन सड़ सकती है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं है ना, जो कि आपके लिए आगे चल के भी दिक्कत करेगा और उस समय भी दिक्कत करेगा, भाई बहुत दर्द देगा है ना। इतनी बात क्लियर, ये दोनों चीज़ें क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अब आगे क्या बात है, बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी, बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी, रुको हाँ बाध्यता। फर्टिलिटी तो जानते हैं, फर्टिलिटी में क्या होता है भाई, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, क्या बनाते हैं, उगमनज यानी जायगोट बनाते हैं, जायगोट से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, ये था फर्टिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी नहीं है ये, इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से, अब देखो कोई कपल है ना, कोई दंपति है जो चाहती है कि उनके पास भी कोई बेबी हो, वो भी बच्चा चाहते हैं है ना। अभी तो मैंने बताया बच्चा पैदा होने से रोकना कैसे, जनसंख्या को रोक रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ के पास तो बहुत सारे बेबीज होते हैं है ना, उनमें 10-10, 12-12 बच्चे कर लेते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक भी नहीं होता है ना। तो वैसे दंपतियों के लिए इनफर्टिलिटी बाध्यता जैसे एक चिकित्सा, मतलब वैज्ञानिक, भाई हमारा साइंस बहुत आगे जा चुका है। अब इसमें क्या होता है,
अब मैं ऐसे ऊपर ऊपर अभी बताती हूँ, फिर इसको अच्छे से समझाती हूँ, है ना। ऐसे समझो पहले कि जो क्रियाएं है ना, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो ही बच्चा होगा, ऐसे है ना, तभी वो युग्मनज यानी जायगोट बनेगा, फिर धीरे चल के वो क्या होगा, भ्रूण बनेगा, है ना। लेकिन अगर जनन अंग में कोई दिक्कत, जैसे कि फलोपियन ट्यूब सही नहीं है, मैंने बताया था, है ना, इनकी फीमेल में सॉरी फलोपियन ट्यूब सही नहीं है, या फिर मेल में क्या होता है, मेल का जो जनन अंग है उसके जो शुक्राणु है उतनी गति से नहीं जा पा रहे, है ना भाई। जब तक यहाँ पे जो अंडाशय है उससे शुक्राणु आके नहीं मिलेगा तब तक होगा क्या कुछ, फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं होगी, है ना। अब फर्टिलिटी नहीं होगी तो बेबी नहीं होगा। तो ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें फर्टिलिटी, है ना, एक ऐसी जगह ऐसी चीज़ तैयार करते जो कि माँ की कोट में, जो माँ के गर्भ में जैसी मतलब जो वातावरण चाहिए बच्चे को जन्म लेने में, यहाँ पे जैसे ये अंडाशय के अंदर ये आ रहा था तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी वैसा मतलब इसमें टेम्परेचर वगैरह जो भी वातावरण चाहिए वैसा टेम्परेचर लैब में ही बना करके और वहीं पे क्या बनाया जाए, यहीं पे इसको फर्टिलाइज करवाया जाए, युग्मनज बना दे। क्या बना दे, युग्मनज बना दे, है ना। इनफर्टिलिटी भाई इसमें भी दो तरीके के, अभी चलो एक बार इसको लिखते हैं ना, थोड़ा सा लिख भी लो। ये किसके द्वारा हो रहा था, वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा। अब वैज्ञानिक तकनीक क्या क्या थी ये भी समझ लो। या तो भाई डॉक्टर ने क्या दिया, मेडिसिन दे दी, है ना, औषधि, इसके कारण बता रही हूँ मैं, है ना, औषधि हो गया, कोई रोग हो गया इस वजह से नहीं हो रहा है, या फिर जनन अंग के में दिक्कत है, जनन अंग के कारण जनन अंग में कोई दिक्कत हो रही है। मतलब कि ये जो इनफर्टिलिटी के कारण बता रही हूँ मैं कि कोई होता है ना, अभी मैंने पिल्स बताई थी, गोलियां बताई थी ना, अगर उन गोलियों का इस्तेमाल भाई ज़्यादा मात्रा में कर रहा है कोई इंसान, है ना, हर टाइम उस गोलियों का देखो, अगर कोई भी गोलियां हैं तो भाई वो नुकसान कर सकती है। दवाइयाँ मम्मी लोग कब देती हैं, जब इंसान बीमार होता है ना, जब इंसान बीमार होता है, वो भी ऐसे नहीं कि जैसे बीमार हुआ हल्का सा अच्छी, है ना, हल्का सा छींका ही मम्मी ने तुरंत ठंडी वाली दवाई दे दी कि ठंड में मतलब जो सर्दी वाली दवाई होती है वो पिला दी, सोचो, है ना। बुखार नहीं है, धूप में से आए हैं, गरम गरम शरीर है, मम्मी को लगा कि बुखार है, मम्मी ने बुखार की दवाई दे दी, है ना। अभी एक चीज़ ऐसे वायरल हो रही थी कि आज मैंने दवाई खा ली बुखार की, अब मैंने आज किसको, दवाई को उल्लू बना दिया, वो अब ढूंढ रहा है कि मेरे शरीर में बुखार कहाँ है ना। तो ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि भाई वो उसको कुछ नहीं होगा, होगा किसको, तुमको, जो दवाई खाएगा उसको होगा। तो दवाई, मुझे तो ऐसा लगता है भाई दवाई तब खाओ जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, डॉक्टर कह दे बेटा आप दवाई खानी पड़ेगी तुमको तब, नहीं तो खाते पीते रहो, दाल चावल दूध रोटी सब्जी सब खाओ ना, हेल्दी रहो, फिट रहो, तभी आप आगे चल के बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो इसमें इनफर्टिलिटी के कारण मैंने अभी बताया कि भाई लैंगिक जनन में अंग में कोई दिक्कत हो सकती है ना, जनन अंग में दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई रोग है भाई, उसको पहले से ही कोई बीमारी थी, है ना, अब वो बीमारी दूसरे में आ रही है ना, वही चीज़ें, और या फिर औषधि, है ना, कोई अलग तरीके की दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, या फिर, है ना, उसी तरह। बस इसमें इतना ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता। अब पात्र निषेचन, ये बहुत ही अलग सा है टॉपिक। पात्र निषेचन में आप देखो समझोगे क्या इसमें। पहले तो पात्र निषेचन को हम लोग इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ आ गया? ये क्या होता है, शरीर के बाहर, है ना, पहले लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो, चलो, शरीर के बाहर, मतलब कि शरीर के बाहर शरीर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करना। अभी मैं पहले इसी में बता दी थी ना, उसके पहले वाले में बता दी थी, है ना, कि क्या है, शरीर के बाहर शरीर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो, शरीर जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो, है ना, शरीर के बाहर शरीर जैसी परिस्थिति क्या कर दे, उत्पन्न कर दे, तो बेबी होगा। मतलब कि जो अंडाशय और शुक्राणु बाहर मिल रहे थे, सॉरी अंदर मिल रहे थे, अंदर शरीर के अंदर, है ना, मेल बॉडी के, सॉरी फीमेल बॉडी के अंदर मिल रहे थे ना, ऐसे कुछ करके था डायग्राम हमारा, है ना, यहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ही सारी प्रोसेस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस होने के बजाय अगर वो प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये जो टेस्ट ट्यूब में बेबी दिख रहा है ना प्यारा सा, अगर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या, अंडाणु और शुक्राणु, है ना, इनका फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर करवा दिया जाए तो क्या इसमें बेबी नहीं होगा? यहीं पे ये क्या बना ले, युग्मनज बना ले। कहाँ लिखूं, यही लिखती हूँ, चलो, युग्मनज, जिसे बोलते हैं जायगोट। अगर ये यहीं पे जायगोट बना ले तो, है ना, यही चीज अभी मैंने पिछले उसमें बताया था, इससे पहले वाले में बता दी थी ना कि इस तरीके से होता है, वही चीजें हैं। वहां पे शरीर के बाहर हो रहा है, यहाँ पे, है ना, क्या शरीर के बाहर ही, जैसे माँ की कोख में जो चीजें, जो परिस्थितियां होती हैं, बेबी जब होने वाला होता है या फिर जब बच्चा जन्म ले रहा होता है ना, भ्रूण बन रहा होता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, वो वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे कर दे, लैब में कर दे और टेस्ट ट्यूब के अंदर युग्मनज बना दे, जायगोट बना दे। और जायगोट बनाने के बाद भाई इसको यहाँ पे डालेंगे भी तो, है ना, यहाँ पे डालेंगे भी ना, क्या हो रहा है, वही चीज है। यहाँ पे देखो, लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर, कहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, याद रखना टेस्ट ट्यूब वर्ड, इसको अभी बताती हूँ, अभी नहीं बताऊँ, है ना। क्या हो रहा है, अंडाणु शुक्राणु से युग्मनज जायगोट बन रहा है, ये वहीं पे अंदर ही क्या कर रहे हैं, संलयन कर रहे हैं। यहीं पे क्या हो रहा है, इसका संलयन हो जा रहा है, इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, ये संलयन हो जा रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये प्रोसेस अच्छा है ना, कि भाई जिसकी टेस्ट ट्यूब खराब है ना, सॉरी, जिसकी फॉलोपियन ट्यूब खराब है ना, अगर किसी महिला की फॉलोपियन ट्यूब खराब है ना, वो बेबी नहीं कर पा रही है, बेबी करने में उसको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे अंडाणु नहीं बन रहा है उसका, यहाँ नहीं जा रहा है, तो मतलब हर चीज़ में, इसमें हर चीज़ में आपको टेक्निकल इश्यूज मिल जाएंगे, साइंटिफिक तरीके की, भाई जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो उनको कैसे करवाना है। इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडाणु शुक्राणु को कर करके फिर यहाँ पे इसको डाल देंगे, है ना, युग्मनज जो जायगोट बना करके उसको अंदर ही डाल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा वो। अब भाई इसको एक और नाम से बुलाया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, पेपर में आ जाएगा, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, याद रहेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी याद रहेगा। अब इसमें दो तरीके, दो जगह, पहला तो मैंने बताया, बहुत बार बोला, युग्मनज बनेगा, युग्मनज जायगोट, या तो जायगोट बना के इम्प्लांट कर दे, अंदर डाल दे महिला के अंदर, या तो
या तो भ्रूण जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, वो भी एम्ब्रियो कैसा, 8 कोशिकीय, सॉरी कौन सा कलर, हाँ 8 कोशिकीय मतलब 8 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो। ठीक, समझ आया, इतनी बात क्लियर। मतलब कि पात्र निषेचन में जिसे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसमें क्या हो रहा था, शरीर के बाहर हो रहा था, मतलब कि माता के शरीर में नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, माता के शरीर के बाहर हम लोग लैब में ऐसी सिचुएशन, ऐसी उपस्थिति, ऐसी परिस्थितियां उपस्थित कर दे रहे हैं, है ना, उत्पन्न कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर संलयन करा रहे हैं, किसका, अंडाणु और शुक्राणु का युग्मनज बना रहे हैं, है ना। युग्मनज बनाने के बाद भाई युग्मनज यहाँ पे डाल देंगे, भाई यहाँ पे इसको युग्मनज बना लिया जायगोट, और फिर उसके अंदर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको इम्प्लांट कर दो, युग्मनज को यहाँ पे इम्प्लांट कर दो। लेकिन यही भाई जिसकी एक ही इसमें मतलब है भाई, अगर आपकी जो फलोपियन ट्यूब है अगर वो एकदम स्वस्थ है तो ही, या फिर गर्भाशय आपका स्वस्थ है तो ही, है ना, इसमें ये भी है भाई, अगर आपकी फलोपियन ट्यूब ठीक है तो फिर इसको इम्प्लांटेशन कहाँ करा देंगे, फलोपियन ट्यूब में। अगर फलोपियन ट्यूब सही नहीं है, गर्भाशय आपका एकदम स्वस्थ है, सही है, तो क्या करेंगे, भ्रूण का उत्पन्न करेंगे, यहाँ पे भ्रूण बनाएंगे, एम्ब्रियो बना देंगे जो कि 8 कोशिका से बना होगा, यानी 8 सेल से बना होगा, और फिर इसको कहाँ पे इम्प्लांट कराएंगे, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे। समझ आया, समझ आया, एक एरो दे देती हूँ मैं, चलो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, समझ आ गया। वाइट में वाइट नहीं दिखता, इतनी बात क्लियर, ये बातें क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गया यहाँ तक सबको क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम, आगे क्या बात है, जिफ्ट। हाँ, जिफ्ट एक प्रोसेस, मतलब अभी मैंने युग्मनज बताया था ना, यहाँ पे युग्मनज लिखी थी मैं इधर नंबर 1 डाल के, युग्मनज वाला जो प्रोसेस था, युग्मनज वाला जो प्रोसेस था उसमें जिफ्ट भी होता है। उस प्रोसेस को, जो उस प्रोसेस से मतलब कि पात्र निषेचन के प्रोसेस से अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको जिफ्ट कहते हैं ना। और उसी जिफ्ट की यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, फुल फॉर्म, जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो लिखते हैं। क्या बन रहा था बेटा, जायगोट बन रहा था, जायगोट बन रहा था, युग्मनज यानी जायगोट ना, हाँ मैम याद है। ठीक, इसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। समझ आया, मतलब कि अब यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे दो है, अंडाणु शुक्राणु है, उन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अंडाणु शुक्राणु दोनों को संलयन कराया, क्या बनाया, जायगोट बनाया, और उस जायगोट से क्या किया, अभी मैंने वही पीछे ही समझा दिया था, उस जायगोट से क्या किया, महिला के, है ना, महिला के, अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको याद होगा ना, महिला के इस जगह पे, कौन सी जगह है ये, फलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, ये फलोपियन ट्यूब है ना। फलोपियन ट्यूब में ये क्या करवा दे, यहाँ पे ट्रांसफर करवा दे, क्या करवा दे, ट्रांसफर करवा दे। समझ आ रहा है ना, ये डायग्राम याद आया, फीमेल का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे हम लोगों ने इसको फर्टिलाइज करवाया, जायगोट बनाया, जायगोट बना के यहाँ पे क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, मतलब कि वहीं पे ट्रांसफर कर दिया, इसको ही ट्रांसफर कर दिया। तो जो ये वाली जो मेथड होती है ना, उसको जिफ्ट मेथड कहते हैं। जिफ्ट मेथड अब आपको समझ आ गया होगा,
जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। जीव निषेचन क्या होता है भाई? इसमें जो होता है मतलब कि इसमें एक और चीज थी, 1 सेकेंड, एक बेटा आईयूटी करके है, इसी में मैं बता देती हूँ। रुक जाओ, एक और बात यहाँ पे बता रही थी, यहाँ पे आईयूटी जिफ्ट तो आपको समझ आ गया, वो वाला युग्मनज वाला, और एक भ्रूण वाले को आईयूटी कहते हैं, जिसका मतलब, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर क्या बोलते हैं? इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, याद रहेगा, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो बन रहा था जाइगोट हमारा, यहाँ पे जो हमारा जाइगोट बन रहा था, है ना, ये 8 कोशिकीय 8 सेल से बना था, है ना, 8 कोशिकाओं से बना था। और इसको कहाँ पे हम लोग कर रहे थे एंट्री? याद करो, इसको है जो यहाँ पे कर रहे थे, ये है ना, जो हमारा ये वाला जाइगोट जो बन करके युग्मनज तैयार हुआ, ये जो युग्मनज बना, इसको ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? इस जगह पे, यानी ये कौन सी जगह है? गर्भाशय। इतनी बात क्लियर? गर्भाशय में इसको इम्प्लांट करा रहे हैं। हाँ, बस इतना ही। अब इसमें, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये वाला जीव निषेचन। अब इसमें क्या हो रहा है? अब दाता महिला के द्वारा, यानी अब भाई जो महिला है उसमें ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, दूसरी महिला उसकी मदद कर रही है। कोई महिला की भाई बहुत पीड़ता है, एक महिला बना दो रोते हुए, है ना, रोते हुए, रो भी नहीं रही है यार अच्छे से, चलो रो नहीं रही है, रुलाओ इसको ना। है ना, ये रो रही है, ये लड़की क्या कर रही है? रो रही है। लेकिन यही कोई हैप्पी लड़की, है ना, इसकी छोटी छोटी बना दो, हैप्पी लड़की क्या कर रही है? हैप्पी महिला इसको दे देगी अपना क्या? अंडाणु, है ना, अंडाणु इसको दे देगी। तो इसमें अब देखो, एक बार इसको लिखो भी, नहीं तो समझोगे कैसे। दाता महिला द्वारा अंडाणु क्या होता है? अंडाणु यानी युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना। अब इसमें एक और चीज समझो, ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में। वीवो फोन नहीं है, ठीक है, ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, समझ आया? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? दाता महिला मतलब कि कोई और महिला जो है, कोई और महिला जो पीड़िता है, जो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है, जिसकी फॉलोपियन ट्यूब में दिक्कत है या फिर गर्भाशय में कोई दिक्कत है, वो क्या करेगी भाई? फॉलोपियन ट्यूब में दिक्कत कहाँ आएगी? या तो अंडाणु जो है वो अंड जनन नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ओवरी, ये अंडा नहीं दे पाएगा, है ना, अंड जनन नहीं कर पाएगा, अंडाणु नहीं दे पाएगा, तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए दूसरी महिला अपना अंडाणु दे करके इस महिला का अंडाणु, या तो देखो क्या है इसमें, ध्यान से पढ़ो, दाता महिला यानी दूसरी महिला क्या क्या करिए? द्वारा अंडाणु, है ना, अंडाणु जो है
युग्मन जिसे कहते हैं वो फॉलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर रही है ना। यहाँ पे ये छोटा सा क्या हो रहा है, ये जो छोटा सा है यहाँ पे क्या है, अंडाणु है। यहाँ पे अंडाणु को क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित किया जा रहा है। समझ आ गया, इतनी बात क्लियर, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें एक आ जाएगा गिफ्ट, और ऐसे प्रोसेस को गिफ्ट कहते हैं, है ना। जो अपना अंडाशय अंडाणु दे रही है भाई, वो तो गिफ्ट ही है ना, तो उसको गिफ्ट ही कहते हैं। और इस गिफ्ट का फुल फॉर्म देखो क्या है, इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है भाई, गैमेट दे रही है अपना, है ना, तो क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस चैप्टर के सभी जो भी ये है ना, जितने भी शॉर्ट टर्म्स निकल कर के आ रहे हैं, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, उन सभी फुल फॉर्म्स को एक पेज में लिखना, उसको याद करना। कहीं से भी पूछ लेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, फिर फंस जाओगे, फिर कहोगे मैम याद नहीं हुआ था, है ना। क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या कर रहे हैं, ये अंडाणु दे रही है, क्या दे रही है, अंडाणु इस महिला को, ये अंडाणु अपना इस महिला को मदद करने के लिए दे रही है। अब ये महिला क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको बस अंडाणु बनाने में दिक्कत हो रही थी, है ना, अंडाणु बन गया भाई, अब शुक्राणु आएगा, इससे निषेचित हो जाएगा, युग्मनज बना लेंगे, फिर बेबी प्लांटेशन हो गया बेबी, है ना। ठीक, क्लियर बातें। चलो अब इसके आगे पढ़ते, आगे वाला प्रोसेस क्या है ना। अब प्रयोगशाला में क्या हो रहा है, देखो देखो क्या हो रहा है ना। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेच। अब देखो, अब अंडाणु एकदम ठीक है, लेकिन शुक्राणु जो है अब लिंग में, मतलब कि जो मेल का लिंग है यानी उसमें दिक्कत हो रही है ना। क्या हो रहा है कि शुक्राणु गति से नहीं जा पा रहा है ना, या फिर लिंग में कोई दिक्कत है, उसमें से नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस ये वाली की जाती है जिसे कोशिका मतलब ICST कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ICST कहते हैं। ठीक, ICST नहीं, ICI, ठीक है, जिसे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। हाँ सही है, ये चीज याद रखना, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, किसका, ISI का, यानी इंट्रासेलुलर, देखो इधर, विशिष्ट प्रक्रिया के दौरान क्या है, शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर, मतलब ये क्या है आपको दिख रहा होगा, ये जो ये है अंडाणु है। अब भाई अंडाणु के अंदर जो शुक्राणु का क्या जाता है, मैंने आपको बताया जब पढ़ाया था, तो ये जो अंडाणु था भाई, इसकी पूंछ ऊंच हो जाएगी नहीं, सिर्फ इसका हेड का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसका केंद्रक, वही इसके अंदर अगर डाल दोगे तो फिर काम बन जाएगा अपना, है ना। तो क्या किया जाएगा कि महिला का अंडाणु लिया जाएगा और उसमें इंजेक्शन के थ्रू, यानी इंजेक्शन जानते ना, सुई के थ्रू क्या करेंगे, स्पर्म को लेके एक शुक्राणु को उसमें डालेंगे और वहीं पे बाहर ही उसको फर्टिलाइज करेंगे, या तो बाहर फर्टिलाइज करवाए या तो फिर वही महिला के अंदर। ठीक है, समझ गए, इसमें सिर्फ इतना ही है, और इसका फुल फॉर्म याद कर लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ पे, तो वही चीज, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, समझ गए, इतनी बात क्लियर है ना। इसमें स्पर्म ट्रांसप्लांट होता है, उधर क्या हो रहा था, उसमें अंडाणु बन रहा था, अंडाणु दे रहे थे, युग्मनज दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, युग्मक दे रहे थे, सॉरी, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे शुक्राणु को दिया जा रहा है। ठीक, अब क्या है, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट है, इसको भी समझ लेते हैं, कृत्रिम वीर्य निषेचन। इसमें क्या करते हैं, किसी अन्य मतलब शुक्राणु बैंक से अन्य किसी पुरुष का क्या करें भाई, स्पर्म लेके आ जाए, या फिर जिस भी
महिला पुरुष मतलब जिस भी दंपत्ति को, जिस भी कपल्स को अगर क्या बोलते हैं उसको ना, रिलेशन में आना है, उनको बच्चे चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वही तो बता रही हूँ, है ना। तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इन, अब देखो यहाँ पे AI नहीं लिखा, चलो हाँ, इसको AI भी कहते हैं, है ना, जिसका मतलब, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेशन, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब टेस्ट ट्यूब में स्पर्म रखे और इंजेक्शन से उसको लिया और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया, है ना। सुक्राणु बैंक में होता है। ठीक, अब और इसमें पहले दाता पुरुष था, अब दाता महिला। अब देखो दिक्कत क्या है, अभी जैसे अभी दाता पुरुष में हो रहा था ये चीज़ें ना, दाता पुरुष सॉरी महिला में हो रहा था। महिला में क्या हो रहा था कि दूसरी महिला क्या कर रही थी कि जो महिला दंपत्ति जिसको माँ बनना था, लेकिन उसका अंडाणु सही से काम नहीं कर रहा था, वो नहीं बन रहा था, अंडाणु नहीं बन रहा था, तो वो अपना अंडाणु दे रही थी, है ना। यहाँ पे स्पर्म दिया जा रहा है ना, यानी शुक्राणु दिया जा रहा है। शुक्राणु को देने के बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, है ना, कृत्रिम फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या हो रहा है, दाता महिला लिख दिया मैंने, है ना, दाता पुरुष, दाता पुरुष यानी दूसरा पुरुष क्या कर रहा है, स्पर्म को दे रहा है और शुक्राणु बैंक में मतलब जमा करवा दे रहा है। कैसे इम्प्लांटेशन, इंजेक्शन के थ्रू अंडाणु में, है ना, अंडाणु में क्या कर देंगे, स्पर्म डाल देंगे। समझ आ गया, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब इसमें एक और चीज याद रखना, एक और टॉपिक है यहीं पे बताती हूँ ना, एक फुल फॉर्म और आता है ART, आर्ट का, ये भी पेपर में पूछ लेता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन, याद रखना, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही हमारा ये चलिए फिर।
ठीक है, अब इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कृत्रिम वीर्य निषेचन? हमने बताया ना, AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, शुक्राणु बैंक से किसी दाता पुरुष से क्या ले रहे थे, स्पर्म को ले रहे थे और किसी अंडाणु में, है ना, उसको किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करा रहे थे और उससे क्या हो रहा था, भ्रूण बना, मतलब उससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद, युग्मनज बनने के बाद क्या हो रहा है, अपना भ्रूण बन रहा है ना। इतनी बातें क्लियर है ना? आवाज अभी आ रही होगी आपको। चलो, इससे पहले की चीजें आपको समझ आ गई। ये आर्ट का डेफिनेशन, भाई आर्ट का ये डेफिनेशन बार बार बोल देती हूँ, ये क्या है आर्ट का, ये क्या फुल फॉर्म आता है पेपर में, है ना। चलो, इसकी भी फोटो हो गई थी। एक बारी ये चैप्टर फिनिश हो गया है तो इससे क्वेश्चंस देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि WHO से मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पहले तो डेफिनेशन आ सकती है ना। फिर संगठन द्वारा जनन, अभी मैंने ये बताया था मतलब कल परसों वाले लेक्चर में सब लोग थे ना कि शारीरिक, भावनात्मक और ये सारी चीज़ें मैंने इसको भी बताया था, समझ आ गया होगा दोबारा पढ़ने से। हाँ, समस्याएं और कार्य नीति ये इम्पॉर्टेंट है ना, कि इसकी समस्याएं क्या हैं और कार्य नीति क्या है स्वास्थ्य हेल्थ से, कि क्या क्या समस्या हो सकती है कि बेबी प्लांटेशन मतलब बेबी में दिक्कत हो सकती है, बेबी नहीं हो रहा है ना, या फिर हो रहा है बार बार बेबी हो रहा है, मतलब इतनी सारी अभी मैं जनसंख्या वाली बात बता रही थी, है ना। तो वो सारी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे पहला देश में। ये चीज़, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो अपने पास, ये वाला। इसमें क्या हो रहा है कि सरकार, भारत विश्व का पहला देश है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर 1951 पे, कब 1951 में क्या हो रहा था कि परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा था, यानी जनन यानी रिप्रोडक्शन के स्वास्थ्य को लेकर सोच रहे थे कि भाई रिप्रोड्यूस जो करने वाले, भाई पहले तो मैंने बताया था महिलाओं के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही थी, है ना, कि भाई उनकी भाई प्रेगनेंसी, अब सोचो किसी महिला की शादी, है ना, 12-13 या फिर 13-14 साल में अगर कर दो, है ना, सोचो अगर ऐसे ईयर्स में कर दो तो इसी ईयर्स में भाई उनकी माँ बनने की संभावना देखो, 14-15 साल में अगर माँ बन रही है या 13-14 साल में माँ बन रही हैं तो उनकी हेल्थ पे कितना इशू पड़ेगा, है ना, उनकी हेल्थ पे कितनी दिक्कतें होंगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, है ना। आप सभी रिवीजन करते रहिए। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है हमारा, 3rd चैप्टर जिसे जनन स्वास्थ्य हम लोग पढ़ रहे थे, वो चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसके बाद अभी मैं इसका एक बड़ी MCQ सेशन लेकर के आऊँगी कि इसमें MCQs में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। MCQs क्लियर रखोगे? चलो एक बारी और आगे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आर्चर्स के क्रम, है ना, कि 16 अवस्था में आने से पहले बच्चों को मतलब शारीरिक, है ना, फिर से एक बारी बोलती हूँ कि शारीरिक अगर हर चीज़ में मतलब हर व्यक्ति में बदलाव आते हैं, है ना, तो शारीरिक बदलाव भी आते हैं, मानसिक बदलाव भी आते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है पहले वो ABCD आइसक्रीम और ये सब चीज़ें सीख रहा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो ABCD नहीं मतलब लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स और ये सब चीज़ों से बाहर निकल करके वो क्या सीखता है, सेंटेंसेस बनाना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है प्रॉपर सेंटेंस। पहले तो वो एक एक चीज़, ठंडा है, गर्म है ना, पानी चाहिए, एक एक वर्ड से सीखता है, फिर धीरे धीरे वो करके पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पूरे पैराग्राफ्स बोलता है ना। तो उसी तरह भाई, है ना, तो सारे लोगों को क्या करना है, जानकारी देना है कि छोटा बच्चा अगर 12-13 साल की लड़की है या फिर 11-12 साल की लड़की है तो उसको भाई बताना है कि बेटा डरना नहीं है, अगर कोई भी आपके शरीर में कुछ भी बदलाव होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने बड़ों से, है ना, नहीं पापा से तो मम्मी से बोलो, है ना, किसी ना किसी को आपको फीमेल में बता देना चाहिए, है ना, डरना नहीं चाहिए। तो उसको पहली बात तो फैमिली से भी यही मिन्नत है कि भाई बोलना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है कि ये चीज़ें होती। चलो, किशोरावस्था में बच्चे गलत कदम से बचाना, मतलब कि गलत कदम अगर उठा लेते तो उसी चीज़ से भी बचना है, चीज़ों को मैंने बताया है ना।
एमिटोसेटेसिस ये भी हो गया था, सारी चीज़ें, गर्भ निरोधक ये भी बता दें। मतलब एक भी चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा होगा जो डाउटफुल रहा होगा, है ना, कुछ भी डाउटफुल तो नहीं था। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो पे, है ना, सॉरी बड़ा हो गया। चलो मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।